संधान और गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। हेलो एवरीवन, आज हमारा सेशन है एटिकेट्स और कम्युनिकेशन पे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बिहेव करना चाहिए आपको सबके सामने और किस तरह से बात करनी चाहिए। मेरे साथ प्रियंका है और मैं स्वाति, और हम दोनों ये सेशन कंडक्ट करेंगे। तो हम शुरू करेंगे। हम इस सेशन में 6 टॉपिक कवर कर रहे हैं। ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शंस, कम्युनिकेटिंग इन अ ग्रुप, अपीयरेंस, पोस्चर आपको कैसा रहना चाहिए बात करते समय किसी के साथ, और जनरल रूल्स कम्युनिकेशन के लिए। और उसके बाद हम बताएंगे वर्क प्लेस एटिकेट्स, डाइनिंग एटिकेट्स, फ़ोन एटिकेट्स और ईमेल एटिकेट्स। तो अभी हम बात करते हैं ग्रीटिंग की। तो आप जब किसी से मिले और उनके साथ हाथ मिलाएं तो उनके साथ एक फर्म हैंडशेक कीजिएगा, जिंदा दिली से और जोश के साथ। और अगर आप किसी से मिल रहे हैं और आप बैठे हुए हों तो उनसे मिलने के लिए खड़े होकर बात कीजिए। साथ ही साथ जब आप किसी से मिलें तो उनका नाम अपने जब बात कर रहे हो मिलते वक्त उन्हें उनके नाम से एड्रेस कीजिए, जैसे हेलो मिस्टर शर्मा, हेलो मिसेस गुप्ता। इस तरह से आप बात कर सकते हैं और अपने बिहेवियर को बहुत ही प्लेजेंट और पॉजिटिव रखिए। जब आप किसी को खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हों तो अपने जो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो पहले आप उसे इंट्रोड्यूस कीजिए और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में बताइए, ताकि जो साथ वाला बंदा आपके साथ हो उससे पता चले कि आप किस बारे में आगे बात कर सकते हैं। और अगली हम बात करेंगे कि आप ग्रुप में जब लोगों को मिल रहे हो तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो अगर आप एक ग्रुप में लोगों को मिल रहे हैं तो हर किसी की बात पहले सुनिए। ऐसे मत इंतज़ार करिए कि मेरी बारी कब आएगी बात करने की। तो पहले सबकी बात सुनिए, उसके बाद सोचिए कि मैं अभी क्या बोल सकती हूँ, उसके बाद जाके बात कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई 2 लोग बात कर रहे हो तो बीच में अपनी बात ना बोलिए, रुकिए और सुनिए कि आप किस पॉइंट पे अपनी बात रख सकते हैं। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपीयरेंस की। आप किस तरह से आपको कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आपके बाल अच्छे तरीके से धुले हुए और कॉम्ब किए हुए होने चाहिए। कभी भी आपके कपड़े साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे तरीके से प्रेस किए हुए होने चाहिए। मैले कपड़े लेके अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपका इम्प्रेशन बहुत बुरा पड़ेगा। साथ ही साथ आपके नेल्स और टीथ, ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान हमेशा रखिए। और शूज़ भी आपके पॉलिश्ड होने चाहिए और फुटवेयर भी। अगली बात हम करेंगे पोस्चर के बारे में। पोस्चर का मतलब है आप अगर किसी से मिल रहे हो तो आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए एक्चुअली। तो अगर आप किसी से बात करें ऐसे सीधे बैठिए, ऐसे मत झुक के मत बैठिएगा, और एल्बोज़ को टेबल पे मत रखिए, ये बहुत इम्पोलाइट लगता है। और जब आप खाना खा रहे हो बीच में बात करते वक्त तब आप अपना एल्बो टेबल के ऊपर रख सकते हैं। साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मत यूज़ कीजिए, दूसरे लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ कई प्रोफेशंस में आपको मेकअप करना पड़ता है, बट ज़्यादा मत कीजिए, इट डजंट लुक वेरी गुड। और हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको नए या बहुत अच्छे कपड़े ही पहनने हो। अगर आपके कपड़े साफ़ सुथरे हों और अच्छे तरीके से प्रेस किए हों तो भी आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जनरल रूल्स क्या होने चाहिए जब आप किसी से मिल रहे हो। तो जब सपोजिंग आप रूम में एंटर कर रहे हैं तो बहुत पोलाइटनेस से बात कीजिए। यूज़ द वर्ड्स लाइक थैंक यू, सॉरी, प्लीज़। ये सब स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं जो बहुत पोलाइट लगते हैं आप किसी से बात करने के टाइम। और अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला तो आप उनको ज़रूर योर वेलकम बोलिएगा। और किसी से बात करते समय उनके साथ अच्छी आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। हमेशा टाइम से पाबंद रहिए। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो कोशिश कीजिए कि 10-15 मिनट जल्दी ही पहुंचें, ताकि आप वहां जाके अपने आप को काम कर सकें। और बहुत ही सो इट्स बेटर इफ़ यू रीच अर्लियर देन द शेड्यूल्ड टाइम।
नेक्स्ट होगा, अगर आप किसी के लिए अगर आप एक ग्रुप में हैं और दरवाजे पर आप पहले पहुंच रहे हैं तो उस दरवाजे को खोल के रखिए ताकि जब तक बाकी लोग अंदर ना आ जाएं। अगली बात हम करेंगे कि आप जब नौकरी करेंगे तो आपकी वर्क प्लेस में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो साधारण आजकल आप जब नौकरी करेंगे तो आपको एक क्यूबिकल दिया जाएगा, एक ऑफिस का कमरा नहीं, पहले कुछ सालों के लिए एटलीस्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी क्यूबिकल एक छोटी सी जगह है आपके लिए और अगले क्यूबिकल में भी कोई बैठा है, तो आप इतने ज़ोर से ना बात कीजिए कि अगले क्यूबिकल में जो बैठा है उसको तकलीफ हो, क्योंकि वो भी अपने काम में लगा हुआ है। अगर आप कॉल ले रहे हैं आपके क्यूबिकल में तो इसका बहुत ध्यान रखिए। और क्यूबिकल में बैठते टाइम ऑफिस में आप पर्सनल कॉल्स लेना उचित नहीं होता है। प्रोफेशनल कॉल्स मतलब आपकी अगर क्लाइंट से बात करनी हो या ऑफिस में आप किसी और से बात करनी हो तब ठीक है, लेकिन पर्सनल कॉल्स मत लिया कीजिए। और अपने कलीग्स को बहुत ही रिस्पेक्ट से ट्रीट कीजिए, बिकॉज आप लोग को उनके साथ काम करना है। तो जितना आपका रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट रहेगा एक दूसरे के साथ, उतने ही आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। और एक बहुत ही उम्दा तरीका ये है कि आप जब नए ऑफिस में जाएं तो उन लोगों से पूछिए कि आपको कम्युनिकेट करने के क्या चैनल्स हैं। कई ऑफिसेज में होता है कि आपको सिर्फ एक स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। कई ऑफिसेज में ओपन डोर पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पे आप जाके अपने मैनेजर से फ्रैंकली बात कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें आपको आपके सीनियर्स के थ्रू पता चल सकती हैं। तो वहाँ नए ऑफिस में जाने के बाद आप एक बार ये चीज़ उनसे पूछ लिया कीजिए। अगली हम बात करेंगे डाइनिंग एटिकेट की, कि आप खाना खाते समय आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप जब नौकरी करेंगे तो आपको फॉर्मल डिनर्स या लंचेस के लिए जाना पड़ेगा, नॉट ओनली कि आपके साथ जो नौकरी करें उनके साथ, आपके क्लाइंट के साथ भी। तो यहाँ पे आपकी डाइनिंग एटिकेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो डाइनिंग एटिकेट में आप इंतज़ार कीजिए जब तक सब बैठ जाए टेबल पे, उसके बाद ही खाना शुरू करना चाहिए। और आपको एक नैपकिन दी जाएगी वहाँ पे, तो नैपकिन को अपने गोदी पे रखिएगा कवर करने के लिए, सो दैट कि जब आप खाना खा रहे हो कुछ गिर जाए तो आपके कपड़ों पे ना गिरे। और अगर बाई चांस कुछ स्पून या फोक गिर जाए तो उसे दोबारा मत यूज़ कीजिए और उसके बदले आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट, उसके बदले दूसरा स्पून या फोक यूज़ कर लीजिए। और बीच में अगर आपको खाना खाते वक्त टेबल से उठकर जाना पड़े तो सबसे पहले लोगों से एक्सक्यूज़ मी बोल के उठिए। अपना जो नैपकिन है उसे अपनी चेयर पे रखिए, ना कि टेबल पर, क्योंकि वो गंदा नैपकिन बाकी सब लोग वहाँ पे खाना खा रहे होंगे। तो उसे वहाँ टेबल के ऊपर छोड़ने की बजाय अपनी चेयर पे रखिए और उठने के बाद अपनी चेयर को वापस टेबल की तरफ सरका के रखिए। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप जो चम्मच से खा रहे हैं वो टेबल क्लॉथ को नहीं छूना चाहिए, और जब उसको प्लेट में लगा रहे हैं तो उसका आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और जब आप एक बाइट ले रहे हो तब भी चम्मच को दांत में लगने की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, वो बहुत गंदा सुनाई देता है और बहुत इम्पोलाइट कंसिडर होता है। और जब आपका खाना खाना ख़त्म हो गया है तो आप प्लेट क्लोज करते हैं। इसका मतलब है कि फोक को आप लेफ्ट हैंड में पकड़ते हो और नाइफ या स्पून को राइट हैंड में। तो आप ऐसा, आपका एक टेबल है, फोक को ऐसे लेफ्ट तरफ को रखिए और स्पून को राइट में, ऐसे पैरेलल में रखिए, तो वेटर को भी पता चलता है कि आपका खाना ख़त्म हो गया और वो प्लेट क्लियर करके ले सकता है। और नैपकिन को उसके बाद अपनी गोदी से उठाइए, फोल्ड करके उसके साइड में रख दीजिए। और खाना खाते वक्त ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा शोर मचा के ना खाएं, आवाज़ ना आए ज़्यादा, और बीच में खाना खाते खाते बात ना कीजिए। और कई बार क्या होता है कि हम लोग खाने में जब वो गर्म होता है तो फूंक मारने लगते हैं। इस तरह से प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं लगता ये। तो इंतज़ार कीजिए जब तक आपका खाना ठंडा हो जाए थोड़ा सा, या खाने लायक हल्का सा ल्यूकवार्म हो तो उसे लीजिए, स्पेशली सूप के लिए। और अगर आपको खाना खाते वक्त बीच में खांसी या छींक आए तो टेबल से थोड़ा सा पीछे हट के अपनी टेबल को अपनी चेयर को टर्न करके फिर खांसिए या छींकिए। अगली हम बात करेंगे फ़ोन एटिकेट की, क्योंकि आजकल आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट को फ़ोन करेंगे या आपके बॉस सीनियर्स को किसी को फ़ोन करेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका व्यवहार फ़ोन पे भी सही रहे। तो जब आप पहले फ़ोन करते हो तो हम तो साधारण ही हेलो बोलते हैं, लेकिन बहुत पोलाइटली बोलिएगा हेलो या गुड मॉर्निंग। उसके बाद अगर सुबह के टाइम बात कर रहे हो, दोपहर तो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, शाम को अगर कर रहे हो। उसके बाद
आप अपना टोन ऑफ वॉइस सही रखिएगा, बहुत पोलाइटली बात कीजिए, नम्रता से, ज़ोर से मत बोलिए क्योंकि उस तरफ भी आदमी को सुनाई दे रहा है सही से, तो ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है, सॉफ्टली बात कीजिए, पोलाइटली। और फ़ोन पे भी ध्यान रखिए कि आप और कुछ काम ना कर रहे हो। ऐसा होता है कि कई बार हम फ़ोन पे बात करते समय और कुछ काम करने रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं कि दूसरा बंदा क्या बोल रहा है। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगले दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी ध्यान ही नहीं दे रहे हो उसकी बात पे। और साथ ही साथ जब आप कॉल करते हैं, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर उस दूसरे इंसान का बारे में पूछिए कि सपोज़ मैंने अभी प्रियंका को कॉल किया तो बेटर रहेगा, हेलो प्रियंका, हाउ आर यू, और इस तरह से दिस इज़ स्वाति ऑन दिस साइड। तो इस तरह से पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और उसके बाद दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछिए। नेक्स्ट चीज़, जब आप किसी के लिए फ़ोन का मैसेज ले रहे होते हैं कि कोई बंदा अभी कोई इंसान जब वहाँ पे है नहीं और आप किसी और के लिए मैसेज कलेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि फ़ोन नंबर, डिटेल्स, एड्रेस और ये सब पूरी कंप्लीट नेम, डेट, ये सब चीज़ें आप लें ताकि जब आप वो मैसेज किसी और को पास ऑन कर रहे हो तो उसको इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और कई बार ये होता है कि आपकी एक कॉल आई है और आप दूसरे कॉल पे व्यस्त हैं, तो उस टाइम दूसरी एक फ़ोन उठाइए, उनको बोलिए कि मैं ज़रा दूसरी लाइन पे बात कर रही हूँ, आप ज़रा होल्ड करेंगे क्या। उनसे पूछिए, डायरेक्टली उनको होल्ड पे मत डालिए, उनको पहले पूछिए कि ठीक है कि आपके पास टाइम है, मैं आपको होल्ड पे डाल सकती हूँ। फिर दूसरी वाली फ़ोन कॉल आप जल्दी से निपटा दीजिए, फिर इनका कॉल लीजिए और उनसे बात कीजिए। और जब आप किसी के लिए मैसेज ले रहे हैं फ़ोन का और वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, तो बेहतर है कि आप एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के रख दें और जब वो व्यक्ति आए उनको वो पेपर दे दें कि ये आपके लिए फ़ोन कॉल आया था, लिख दीजिए कि किसने उनके लिए फ़ोन किया था, क्या टॉपिक था, किस लिए उनको फ़ोन किया था और किस टाइम पे मे बी उनको फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि किसी भी मीटिंग में अपना फ़ोन या तो साइलेंट मोड पे या फिर स्विच ऑफ मोड में रखिए, बिकॉज़ किसी भी मीटिंग में अगर आपका फ़ोन बजेगा तो वो आपकी तरफ से अनप्रोफेशनल एटीट्यूड समझा जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप अगर किसी को फॉर्मल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स भी हो, ईमेल हो, एसएमएस हो, तो आप उनको कैसे लिखना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए उसमें। तो ईमेल में आप जब भी कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो एड्रेस ठीक से लिखना चाहिए कि आप अगर एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो आपके बॉस को तो उसमें डियर मत लिखिएगा, लिखिएगा रिस्पेक्टेड सर या मैम। और अगर आपको उनका नाम पता है, तो लिखिएगा मिस्टर या मिसेस, जो भी, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। और कुछ बेसिक रूल्स मैं अब आपको बताऊंगी। जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं तो हमेशा ऑल कैप्स में अगर कोई वर्ड लिखते हैं तो उसे शाउटिंग की तरह समझा जाता है कि अगर आप किसी को चिल्लाने के लिए बोल रहे हो तो आप हर लेटर को कैप्स लॉक में करके लिखते हैं। इसी तरह से जब ओवर पंक्चुएटिंग करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता, बट साथ ही साथ कई बार आपको कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत होती है ताकि आपकी ईमेल पढ़ी जा सके। साथ ही साथ प्रोफेशनल ईमेल्स में ध्यान रखिए कि आप इमोटिकॉन्स मत यूज़ कीजिए। जैसे हम स्माइलीज़ और अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो हम स्माइलीज़ यूज़ करते हैं, बट प्लीज़ ऐसा अपने प्रोफेशनल एटिकेट में नहीं कीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि स्पेलिंग और ग्रामर बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए ईमेल में, स्पेशली फॉर्मल ईमेल्स में। ये बहुत बुरा दिखता है क्योंकि आपके बॉस सोचेंगे कि इतना भी ध्यान आपने नहीं दिया है एक फॉर्मल चिट्ठी लिखने के टाइम। तो आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही आसान होता है और इवन जब आप ईमेल भेज रहे होते हो तो वहाँ पे दिखाता है कि गलत स्पेलिंग है या गलत ग्रामर है, तो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन रहता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और फॉर्मल ईमेल्स जब लिख रहे हैं आप तो ईमेल्स में ये ऑप्शंस होते हैं कि रिप्लाई, मतलब जिसने आपको मेल भेजा है तो उसी को आप रिप्लाई डाल रहे हैं। रिप्लाई टू ऑल, मतलब हर किसी को जिसको वो ईमेल गया है सबको वो रिप्लाई जाएगा। और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो आप लिखते हो टू, जिसको मेन रेसिपिएंट ऑफ दैट ईमेल है, जो से आपके कंपनी के प्रेसिडेंट से, उनको आप लिख रहे हैं ये, तो उनको आप टू में डालेंगे। सीसी में उनसे जो जूनियर है लेकिन उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पास करना है, उनको आप सीसी में डालेंगे। और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब उन रेसिपिएंट्स को एक कॉपी जाएगी ईमेल की लेकिन सबको पता नहीं चलेगा इनको गई है करके। तो अगर बीसीसी में
BCC में लोगों को डालना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनकी इम्पॉर्टेंस इतनी नहीं थी कि उनको CC या 2 में डाला गया है, तो BCC का यूज़ जनरली अवॉइड किया जाता है। इसके लिए आप अपने मैनेजर से या सीनियर से बात कर सकते हैं जब आपको कोई ईमेल फॉरवर्ड करनी हो कि ये ईमेल किस किस इंसान के पास जानी चाहिए, तो आप वो आप उनसे पूछ सकते हैं। प्लस एक चीज़ ये है कि आप जिस तरह से कैजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, वैसी अनुचित भाषा का प्रयोग आप अपनी फॉर्मल ईमेल्स में ना कीजिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और पैराग्राफ्स और बुलेट्स यूज़ करके आप अपने ईमेल को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे सामने वाले को समझने में भी आसानी हो जाएगी। और जब आप किसी क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं तो उस क्वेश्चन को हमेशा अपने जब आप रिप्लाई में लिख के दीजिए कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और साथ ही साथ एक्रोनिम्स जो होते हैं आप उन्हें प्लीज़ एक्सप्लेन करके लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर आप FDI लिख रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि FDI क्या है, तो एक बार पहली बार जब आप यूज़ कर रहे हो उस वर्ड को, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके आप पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद उसे एक्रोनिम को आप यूज़ करिए। और अपने लास्ट में जब ईमेल भेज रहे होते हैं तो अपना नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने सिग्नेचर में डालिए। जीमेल में या बाकी सब ईमेल फॉर्मेट्स में सिग्नेचर्स का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप अपना सिग्नेचर पहले से सेव करके रख सकते हैं और वो हर बार जब आप ईमेल भेजेंगे तो वो अटैच हो जाता है लास्ट में। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्मल अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना ईमेल एड्रेस डाल के पहले से लिख दीजिए। अगली बात हम करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो क्लैरेंस थॉमस का कहना था कि गुड मैनर्स विल ओपन डोर्स दैट द बेस्ट एजुकेशन कैन नॉट। हमारा ये मानना है कि गुड मैनर्स एज वेल एज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विल ओपन डोर्स दैट एजुकेशन कैन नॉट। तो ये कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशली आजकल की नौकरियों में आपको बहुत लोगों के साथ बात करना पड़ेगा। आप अगर सेल्स रोल में जा रहे हो और अगर आप BPO के रोल में जा रहे हो, आपको अपनी क्लाइंट से भी बात करनी पड़ेगी। तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी डिग्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो तो आपको वो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार लोगों को बहुत हिचकिचाहट होती है कि किस तरीके से बात करें या मुझे बात करनी नहीं आती, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल से तरीके हैं जो हम आपको बता सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि दूसरों की बातें सुनिए, और जितना आप सुनेंगे दूसरों को उतना आपके लिए आसान रहेगा बात करना। हमेशा सवाल पूछिए, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है किसी चीज़ के लिए, पूछिए उनसे कि ये क्या है। जितना आप बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और हमेशा कभी भी आप किसी ग्रुप में खड़े हैं और बात करने के लिए कुछ कॉमन टॉपिक ढूंढिए, जो आप सपोज़ आप किसी सेम जगह से हैं तो आप उस जगह के बारे में बात कीजिए। इस तरह से आप स्टार्टिंग में उस इंसान से बात करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हो और से 5-6 लोग हैं, अगर 5 लोगों को उसमें से गुजराती आती है लेकिन जो आखिरी आदमी है उसको नहीं आती है, तो यही बेहतर है कि आप एक भाषा में बात करें जो सबको समझ में आए। अगर 5 लोग बात कर रहे हैं गुजराती में, वो छठे बंदे को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाएगा और उसको ऐसे लगेगा कि आप उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स के 3 हिस्से होते हैं। ओरल, कि आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो। रिटन, कि आप ईमेल्स या फॉर्मल लेटर्स कैसे लिख रहे हो। और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है, कैसे बैठे हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बात करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मिरर में एक प्रैक्टिस कीजिए। जनरली लोग अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सब बहुत ही कॉमन बातें होती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कीजिए। इनफैक्ट किसी भी इंपॉर्टेंट स्पीच के पहले भी आप जाके मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको बात करने में आसानी महसूस होगी। और जब आप कोई नई भाषा सीख रहे हो, अगर आप इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं है और आप अभी ही सीख रहे हो, तो ये बेहतर रहेगा कि जो आदमी बहुत अच्छी तरह से अंग्रेज़ी जानता है, आप उसके साथ बात कीजिए और उनको बोलिए कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, और उनको बताइए कि आप मुझे करेक्ट करके बोलिए कि ये गलती कर रही हूँ, और उसका ध्यान रखिए। और अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि वो गलती फिर से ना हो।
और जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, ये हो सकता है कि आपके 5-6 दोस्त भी अभी अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये अच्छा है कि आप रोज़ थोड़ी समय निकालिए अंग्रेज़ी में बात करने के लिए, ताकि सबकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाए और धीरे धीरे सब अपने दूसरों की हेल्प करके इकट्ठे ही सीख लें। और अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ जितना आप बात कर रहे हैं उसके साथ ही इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों की बातें कैसे सुन रहे हैं। सो ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली स्पीकिंग बट ऑल्सो लिसनिंग। अपनी बात कहिए और दूसरों की बात सुनिए। जितना आप सुनेंगे उतना आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है और किस तरह से आपको भी बिहेव करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि लिसनिंग होना चाहिए इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है कि आप अगर किसी से बात कर लें, यू शुड लिसन नॉट जस्ट हियर। इसका मतलब है कि देखिए, जैसे स्वाति यहाँ बैठी है, मैं उसका ध्यान रख रही हूँ कि वो क्या बोल रही है। ये नहीं कि वो कुछ बोले जा रही है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं बोलूँगी। उनकी बात सुनना चाहिए और उसके हिसाब से मुझे बातें बोलनी चाहिए। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, उनको आप फिर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने ये बोला था, मुझे समझ में नहीं आया। और इससे दूसरे आदमी को पता चलेगा कि आप उनकी बातों का ध्यान भी दे रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आपको दिखाना है कि आप ध्यान रख रहे हैं, तो जो उन्होंने बोला है आप सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में उनको वापस समराइज़ करके रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि कम्युनिकेशन के 3 मोड्स हैं, ओरल, रिटन और नॉन वर्बल। ओरल के बारे में अभी हमने बात की, अब हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ईमेल और फॉर्मल लेटर्स कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, वही टिप्स आप रिटन कम्युनिकेशन में किसी भी फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। प्लस ध्यान रखिए कि सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ की जाए ताकि सामने वाले को समझ आए कि आप क्या बात कर रहे हैं। और बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट बात कीजिए। लॉन्ग ईमेल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी बात को जितना आप आसानी से सरल भाषा में समझाएंगे, जितना शॉर्ट में समझाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली बात हम करेंगे, हमने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन 3 तरह के हो सकते हैं, ओरल, रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो बॉडी लैंग्वेज का डेफिनेशन है कि आप कैसे बैठे हैं, आपकी पोस्चर कैसी है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं और आपकी आंखों की मूवमेंट कैसी रहती है। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो मेंटेन आई कांटेक्ट विद देम, तो उनको पता चले कि आप उनकी बात का ध्यान रख रहे हैं और सुन रहे हैं। और ध्यान रखिए कि आप कैसे बैठे हुए हैं। फॉर्मल एनवायरनमेंट में आपको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे झुके हुए या स्लाउच करते हुए वैसे नहीं बैठ सकते। सीधा बैठिए और आप अपने जिसके साथ बात कर रहे हैं उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करिए और कीप योर चिन एंड हेड अप, मतलब ऐसे मत बैठिए, सीधा ऊपर चेहरा करके वैसे बैठिए। और किसी से मिलते वक्त जब आप पहली बार मिलें तो उनसे हैंडशेक कीजिए बहुत फर्मली। इससे पता चलता है कि आप बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान हैं। साथ ही साथ जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी अटेंशन उस इंसान की तरफ रखिए और स्माइल कीजिए, बिकॉज़ जितना आप स्माइल करके बात करेंगे उतने आप फ्रेंडली महसूस होंगे और आपको सामने वाले के साथ बात करने में भी बहुत आसानी महसूस होगी। और अगली हम बात करते हैं इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। जब हम गांधीनगर और अहमदाबाद के कुछ कॉलेज के बच्चों से मिले थे तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी अंग्रेज़ी बहुत ही ज़्यादा वीक है और उन लोगों ने गुजराती मीडियम में पढ़ाई की है, तो उनको लगता है कि जिन्होंने अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाई की है वो इनके बहुत आगे निकल गए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब भी चाहें आपकी अंग्रेज़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आजकल ये ध्यान रखिए कि आजकल इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जहाँ भी नौकरी करेंगे तो वहाँ पे कुछ अंग्रेज़ी जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो दिस इज़ द की स्किल फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब नौकरी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ओरल कम्युनिकेशन आपकी जब इम्प्रूव करनी है, आप
बहुत ही इजी थिंग्स कर सकते हैं, जैसे अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल्स देखिए, अंग्रेज़ी मूवीज़ देखिए अगर आपको पिक्चर देखने का शौक़ हो, और अदर टीवी शोज़ तो बहुत आजकल आते हैं, बहुत अंग्रेज़ी चैनल्स अभी शुरू हो गए हैं। और अगर आपको किताबें पढ़ने की शौक़ हो या कहानियों की बहुत शौक़ हो, तो आप ये भी कर सकते हैं कि चिल्ड्रंस बुक सिंपल लैंग्वेज में होती है, बच्चों के लिए जो किताबें लिखी होती हैं उससे आप शुरू कर सकते हैं, और ग्रेजुअली जब आपका इंग्लिश इम्प्रूव करता जाए तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा सकते हैं, जो ज़्यादा बड़े लोगों के लिए, अडल्ट्स के लिए किताबें हों। ये भी आप कर सकते हैं कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। ये बहुत लोग ये करते हैं कि एक गुजराती पेपर लेते हैं, एक इंग्लिश पेपर लेते हैं, उनमें हेडलाइंस कंपेयर करके देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है एक शब्द का हिंदी से गुजराती से इंग्लिश को, तो वैसे वो लोग सीखते हैं। और आजकल इंटरनेट के आ जाने से तो बहुत ही आसान हो गया है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे dictionary.com, thefreedictionary.com, जहाँ पे आप जाके शब्दों का मीनिंग देख सकते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। मतलब कि वो शब्द आपको पता है कैसी स्पेलिंग होनी चाहिए, कैसे लिखा जाता है, लेकिन कैसे सुनाई देता है आपको पता नहीं है। वहाँ पे जाके एक ऑडियो फाइल आप चेक कर सकते हो जहाँ पे आवाज़ आएगी कि उस शब्द को कैसे प्रोनाउंस किया जा सकता है। और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे जहाँ पे आप सिंपल ग्रामर सीख सकते हो, स्पेलिंग सीख सकते हो, बहुत ही सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप साथ ही साथ एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपने पास एक पॉकेट डिक्शनरी खरीद के रख लीजिए, हिंदी टू इंग्लिश या गुजराती टू इंग्लिश पॉकेट डिक्शनरी, जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। उनके थ्रू आप जब भी कहीं अटक जाएं, किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता चल रहा, तो उस डिक्शनरी को रेफ़र कीजिए। साथ ही साथ जैसे प्रियंका ने बताया कि इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनमें आप वर्ड को टाइप करके उसका यूजेज भी देख सकते हैं कि उस वर्ड के क्या क्या, बिकॉज एक शब्द के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस शब्द को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उन इंटरनेट रिसोर्सेज पे, ये freedictionary.com, dictionary.com, इन पे आपको वो सब यूजेज भी मिल जाएंगे। तो एक जब कभी किसी शब्द के बारे में सर्च करें तो पूरी तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लीजिए। और उन वेबसाइट्स पे ये भी लिखा होता है कि एक सेंटेंस में आप इस शब्द को कैसे यूज़ करें, मतलब कौन सा कॉन्टेक्स्ट है एक शब्द के। जैसे स्वाति ने आपको बताया कि बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो अलग अलग मीनिंग का सेंटेंस फॉर्मेशन भी अलग ही होगा। तो इन वेबसाइट पे वो भी लिखा होगा कि एक शब्द को आप कैसे डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और अल्टीमेटली यही होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी भाषा उतनी ही अच्छी होती जाएगी। अगर आप बहुत दिलोजान से कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे अंग्रेज़ी सीखनी ही है, तो आप आराम से सीख सकते हो। इंटरनेट है, आप लोगों से बात कर सकते हो, और इंटरनेट जब आप रेगुलरली भी यूज़ करते हैं तो भी सब वेबसाइट्स इंग्लिश में हैं। आप ज़रा ध्यान रखिए कि सेंटेंसेस कैसे लिखे हैं, भाषा कैसी है, स्पेलिंग्स क्या है, उसी से ही आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। अगर आपको अंग्रेज़ी गानों का शौक़ हो तो उनकी लिरिक्स को देखिए, पिक्चर हो तो उनकी सबटाइटल्स भी अवेलेबल होती है नेट पे, उससे भी आप सीख सकते हो। अंग्रेज़ी न्यूज़ से भी आप बहुत ही सीख सकते हो। और कभी भी किसी से बात करते वक्त हिचकिचाइए मत। पहले आप गलती करेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अपनी गलतियाँ सुधारते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और फाइनली जब आपको किसी ऑफिस में बात करनी हो या किसी के साथ बात करनी हो तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत आएंगी, बट जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप जोश बना के रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यही हमारा आखिरी मैसेज है आपको कि आप जस्ट कॉन्फिडेंट रहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके धीरे धीरे बिल्ड ही हो जाएंगे। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम। इसका मतलब है कि हर भाषा में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ अंग्रेज़ी में बनती है। हम यही बताना चाहते हैं कि अंग्रेज़ी आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है जानने के लिए। और अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए और आपके करियर में आगे जाना है तो ये कभी ना कभी तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और बेहतर है कि आप जल्द से जल्द ही सीख लें, धीरे धीरे सीखते जाएं। आप लोग तो गुजराती और हिंदी में कंफर्टेबल होंगे ही, ये तो और एक भाषा है आपके लिए सीखने के लिए। और हमने जैसे बताया कि आपको जिस प्रैक्टिस और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान देंगे कि रोज़ थोड़ा टाइम निकालेंगे, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, थोड़ी टाइम निकालिए इस पे काम करने के लिए। और जैसे सुबह उठ के आप ज़रा पेपर पढ़ लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, जो आप वैसे गुजराती में पढ़ते होंगे उसको अभी अंग्रेज़ी में पढ़िए,
तो वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो जाएंगी। और आप अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए, और अगर किसी को अंग्रेज़ी अच्छी से आती हो तो उनसे थोड़ा एडवाइस लीजिए कि मैं कैसे सीखूं, आप मुझे ज़रा बताएंगे कि मैंने कभी गलती की है, वैसे करिए। अब जैसे हमने पूरे सेशन में बताया आपको, हमारा सेशन था एटिकेट्स पे और कम्युनिकेशन स्किल पे। ध्यान रखिए कि जो भी आपको हमने एटिकेट्स के बारे में बताया वो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने, बिकॉज आपकी जो जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं वो अल्टीमेटली आपकी हैबिट्स बन जाते हैं, आपके बिहेवियर का एक पार्ट बन जाते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से अपना बिहेवियर रखेंगे, वो आपके अंदर समा जाएगा। तो उसी तरह से अपने आपके ऑफिशियल लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये चीज़। तो हम आपको समरी एक बताते हैं कि हमने इस सेशन में क्या क्या कवर किया है। हमने शुरू किया एटिकेट एंड कम्युनिकेशन था हमारा सेशन। उसमें हमने बताया आपको वर्क प्लेस जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, ईमेल में कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, फॉर्मल जब आप चिट्ठी लिख रहे हो तब कैसा होना चाहिए, फ़ोन पे आप कैसे बात करनी चाहिए। और उसके बाद हमने बताया आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कि आपको कैसे आप अपनी भाषा डिफरेंट बिल्ड करेंगे, कैसी आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए इंग्लिश में बात करने के लिए। और फिर हमने आपको बताया कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी लैंग्वेज। So we can end our session now. Thank you so much. Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.